क्या खराबी थी? सब काम उसी से करवा रहे हो तुम, सारा काम उसी से करवा रहे हो। इसको तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। इसको तुमने इसी से कोड करवाया, सारा एमआरए बनाया, इसी को तुमने टेम्पलेट कहा, इसी को तुमने सेंस कहा, मुझे नॉनसेंस कहा, हाँ एंटी सेंस कहा। तो बेचारा रोने लगा तो साइंटिस्ट को दया आ गई तो इसको बोले जाओ इनको भी एक अच्छा नाम देते हैं। इसको अच्छा सा नाम, इसका मन बहलाने के लिए इसको नाम दे दिए कोडिंग स्टैंड। आपसे कोई पूछे कोडिंग स्टैंड किसे कहते हैं? जिससे कुछ कोड नहीं होता उसे कोडिंग कहते हैं, उल्टा जिससे आरएनए कोड नहीं होता उसे कोडिंग कहेंगे यहाँ पर। तो कोडिंग स्टैंड आपसे कोई पूछे कोडिंग स्टैंड कौन सा है, यही वाला है। रो रहा था बेचारा, चुप कराने के लिए दे दिए। तो चलो नाम कम से हम ले लो, कोडिंग स्टैंड तुम्हारा ही नाम रख देते हैं। और इसको चॉकलेट दे दिए इसका नॉन कोडिंग स्टैंड इसका नाम हो जाएगा। तो आपसे कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड जाके देखना उल्टा है सीधे। किसको कोडिंग कहेंगे, किसको नॉन कोडिंग कहेंगे, या कंफ्यूज मत होना। कोडिंग स्टैंड जिससे कोड नहीं होता है उसका नाम कोडिंग है, जिससे होता है उसका नाम नॉन कोडिंग है। अच्छा एक चीज रुको रुको, अभी समझाने दो, जितना समझा दिया उतना समझ में आई बात। अभी और बताना किसका स्ट्रक्चरल जीन। अगली लाइन समझना, ध्यान से समझना। अगला कॉन्सेप्ट बहुत सारे यहाँ पर भी आने वाले हैं, एक एक करके समझते ना। पहली लाइन का कहा प्रमोटर हमेशा कहाँ पर होगा या फिर कौन सा स्ट्रक्चरल जीन होगा, तो ये देखेंगे 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा होगा। समझ वाली बात। देखिए रो रहा था तो चुप कराने के लिए इसको गए, चॉकलेट दिए, थोड़ा चुप हुआ, फिर रोने लगा। बोला उसको तुम सब कुछ इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए। तो कहा आपके एनसीईआरटी बुक ने कह दिया साफ साफ, देखना लाइन है एनसीईआरटी की, कि आज के बाद हम कोई भी बात करेंगे तुम्हारे रेफरेंस लेकर बात करेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे तुम्हारा रेफरेंस लेकर हम बात करेंगे। तो आपसे अब पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, देखना आपका आंसर गलत होने वाला है अगर ध्यान से नहीं सुने होगे मेरी लाइन को। क्या कह दिया एनसीईआरटी बुक ने, क्या कह दिया कि आज के बाद हम जहां भी रेफरेंस में कोई भी बात कहेंगे तुम्हारा रेफरेंस लेके बात करेंगे। तुम मेन हो यहाँ के, यहाँ का मेन आदमी तुम हो, भले ये कोड कर रहा है, भले ये आरएनए बना रहा है, लेकिन तुम मालिक हो यहाँ के। तुमको मेन मान के रखेंगे, कोडिंग सीक्वेंस तुम हो, जो बात करेंगे तुम्हारे रेफरेंस में बात करेंगे। अब क्वेश्चन का आंसर देना अगर तुमको लाइन समझ में आई है तो। स्ट्रक्चरल जीन जो है उसके कौन सी लोकेशन पर प्रमोटर होता है, 3 प्राइम पर या 5 प्राइम पर? क्वेश्चन ये है 5 प्राइम। जैसे ना स्ट्रक्चरल जीन के हमेशा 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। किसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे? इस वाले के इसके 3 प्राइम पे लगा हुआ है और इसके 5 प्राइम पे। समझ में आ रही बात? इसके 3 प्राइम पे लगा हुआ है और इसके 5 प्राइम पे लगा हुआ है। अगर आपको हम कुछ नहीं बता रहे किसके कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, हम आपसे कहे स्ट्रक्चरल जीन के कौन से लोकेशन पर प्रमोटर लगा हुआ है, 3 प्राइम पर या 5 प्राइम पर? 5, क्योंकि सारा रेफरेंस में यही इसको रेफरेंस मानेंगे। हाँ ये लाइन गलत हो गई इस काम से, इसीलिए हम बोले थे रुको भी, ये लाइन अपने आप गलत हो गई है ना। हाँ हमने लोग जानबूझ के बताया था कि लाइन गलत होगी आगे जाकर। देखना प्रमोटर जो है हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होगा 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग सीक्वेंस के, कोडिंग स्टैंड के, टेम्पलेट स्टैंड के। यहाँ पे थोड़ा सा हाल लेंगे, टेम्पलेट स्टैंड हमको पता था गलत होने वाला है, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड के कौन सा पोजीशन होगा? 3 प्राइम पर। और दूसरा बात बोल सकते हो, पलट के बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल जीन के कौन से लोकेशन पर होगा? ठीक है। तो आपको पूरे जीन की बात करें, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, कौन से कंटेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं, तो आपको अपने आप इसी के कंटेक्स्ट में देना है आंसर। नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे बच्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। आई विल ट्राई माय बेस्ट, रिपीट एंड रिपीट। ठीक है, मेरी बुक बहुत दूर पड़ जा रही है, चेक करता रहा है तो बीच में वर्ड देखने मिल जाता है मुझे, कोई बात नहीं। पढ़े फिर से, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं इस बात को, मिटा दे एक बार, शुरू से पढ़ते हैं जल्दी से, एक बार कोशिश करते हैं फिर समझाने की, जो नहीं समझ पाए हैं उसी बात को। जल्दी से देखना, जिसको नहीं आया था एक बार और कोशिश करेंगे, आ गया तो भी देख लेंगे जल्दी से। आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होंगे, एक होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, दूसरा होगा 5 प्राइम से, ऐसा नहीं कैसे बनाना था, ऊपर नीचे भी चलेगा। 2 स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम से
इसमें कोई जीन है, छोटा सा जीन। अच्छा याद रखना, डीएनए में 3 पार्ट में डिवाइड करके बोल रहा है, फॉर एप्लीकेशन के लिए बोलता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट किसे कहते हैं? 3 चीजों को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। कौन कौन सी? प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। ये 3 वर्ड पढ़ना है आपको। एक डीएनए में 3 पार्ट होते हैं, और भी होते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या है? पहला स्ट्रक्चरल जीन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसे स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। जिस चीज से ट्रांसलेशन होना है, मान लो डीएनए यहाँ से यहाँ तक का डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट होना है, यहाँ से यहाँ तक जो डीएनए है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इतनी दूर में, उससे आरएनए बनाना है, इस जीन को एक्सप्रेस कराना है। जो यहाँ से यहाँ तक डीएनए में इस जीन है, तो इस जीन को क्या नाम जानेंगे? स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जानेंगे। याद रखना, यहाँ से तक स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। कोई दिक्कत की बात समझने में? स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट जिसका एक्सप्रेशन होने वाला है, जिससे आरएनए बनने वाला है, उस पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। स्ट्रक्चरल जीन के अलावा अगली चीज हमको क्या जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए? प्रमोटर। प्रमोटर कहां पर आकर जुड़ता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा। प्रमोटर हमेशा कहां पर जुड़ेगा? जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसके 3 प्राइम पर। अगर यहां प्रमोटर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला आपका कोडिंग सीक्वेंस, सॉरी कोडिंग कहते हैं, ट्रांसलेट, इससे बनेगा आरएनए। अगर यहां पर जुड़ा है तो इससे बनेगा। ये लाइन समझ पाई है? इसको और चीज बताएं, समझ गई? तो ये प्रमोटर यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है प्रमोटर जीन, यहाँ से तक प्रमोटर है। तो डीएनए में अगर यहाँ से यहाँ तक प्रमोटर है, तो प्रमोटर होने के कारण यहाँ पर इस हिसाब से 3 प्राइम एंड किसका हुआ? ये देखोगे 3 प्राइम, मतलब ये वाला एंड 3 प्राइम है, मतलब ये वाला स्ट्रैंड ऊपर का, ये यहाँ से यहाँ तक, इससे आरएनए बनेगा, ना कि इससे। समझ में आ गई बात? 3 प्रमोटर देखेंगे, प्रमोटर किसके 3 प्राइम एंड पर लगा हुआ है? स्ट्रक्चरल जीन के 3 आपके जो कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस के 3 प्राइम एंड पर हमेशा प्रमोटर लगा होता है। अरे नॉन कोडिंग के, जिससे बनना है, जिससे बनना है सीधी सिंगल लैंग्वेज में, टेम्पलेट है जो जिससे आरएनए बनना है, उसके 3 प्राइम इन पर लगा हुआ होगा हमेशा। चलेगा इतनी सी बात? इसलिए यहाँ पर प्रमोटर लगा हुआ है, इसलिए ये आपका नॉन कोडिंग, आपका ये सीक्वेंस टेम्पलेट सीक्वेंस कहलाएगा। टेम्पलेट कहेंगे इसे, सेंस के नाम से जानेंगे, सेंस स्ट्रैंड यही है। लेकिन अब ये हो गया, और इस वाले क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट, एंटी सेंस। हाँ, एंटी सेंस और नॉन टेम्पलेट है, सेंस और टेम्पलेट है ये वाला। अब एक नाम उल्टा रख गया है, कौन सा नाम उल्टा हो गया? कोडिंग वाला। कोडिंग सीक्वेंस किसे कहेंगे? कोडिंग स्टैंड किसे कहेंगे? नीचे वाले को, नॉन टेम्पलेट स्टैंड को, नॉन टेम्पलेट स्टैंड को ही कोडिंग स्टैंड के नाम से जानते हैं। कोडिंग स्टैंड वो स्टैंड है जो कुछ कोड नहीं करता, जो आरएनए को कोड नहीं करता, वो कोडिंग है। जो करता है नाम का उल्टा काम करता है। यहाँ पे समझ गए बात? कोडिंग स्टैंड बोले मतलब इससे आरएनए नहीं बनेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको पूछ सकता है कौन से स्टैंड से आरएनए बनता है? कोडिंग स्टैंड से, नॉन कोडिंग स्टैंड से, डीएनए के नॉन कोडिंग स्टैंड से डीएनए कोड होता है। चलेगा? अगली बात कि नॉन कोडिंग स्टैंड ये वाला है, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे और पीछे अपराइट और डाउनवर्ड वर्ड यूज करेंगे। अपराइट मतलब आगे की ओर, 3 प्राइम में लगा हुआ, इसके अपराइट पर देखेंगे तो कोडिंग स्टैंड के अपराइट पोजीशन पर प्राइमरी प्रमोटर लगा होता है। ऐसे भी कह सकते हो, दो लाइन बोल सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोडिंग, आपकी ये कौन सा सीक्वेंस है? जो भी है नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड के अपराइट पोजीशन पर प्रमोटर लगा होता है। अपराइट पोजीशन, आगे बोलो या 3 प्राइम बोलो, अपराइट वर्ड यूज करना है यहाँ पर। आपसे कोई पूछे कि अगर आपके इन दोनों के बीच में कहां पर लगा हुआ है, पूछे नॉन कोडिंग स्टैंड के कौन से लोकेशन पर प्रमोटर लगा होता है, तो अपराइट पोजीशन पर, 3 प्राइम पोजीशन पर। दोनों वर्ड चलेगा, अपराइट भी चलेगा और 3 प्राइम भी चलेगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब बात करें, जितना भी आपको रेफरेंस से बात करेंगे, सारा रेफरेंस इसको लेकर बात करेंगे, ये बात याद रखना। तो आपसे पूछ लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल जीन के कौन सी पोजीशन पर प्रमोटर लगे होते हैं?
5 प्राइम एंड पर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर जिनके 5 प्राइम एंड पर, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे इसको रेफरेंस मान के आप बताना। इधर की ओर लगा होगा टर्मिनेटर, इस वाले पोर्शन को लगा होगा पीछे की ओर टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहां पर, स्ट्रक्चर जिनकी कौन सी पोजीशन पर टर्मिनेटर लगा हुआ है, कौन से एंड पर, 3 प्राइम एंड पर। और आपसे पूछे कोई टेम्पलेट स्टैंड की कौन सी पोजीशन पर, ऐसे समझ पा रहे हो इस बात को। अगला लाइन, जो आरएनए बनता, डीएनए से आरएनए बनता है, वो आपके कौन से स्टैंड को रीड करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम, किधर रीड करेगा, रीडिंग करेगा 3 से 5 और फॉर्मेशन करेगा 5, ऐसे करेगा, इधर से इधर बनता हुआ जाएगा। अगली बात समझ लेंगे, इतना समझ में आया, आरएनए बनेगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के शरीर में आपका ये इसका सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग होता है और एक यूकैरियोटिक सेल में अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस हम पढ़ा देते हैं, बैक्टीरिया वाला आज पढ़ा देते हैं, यूकैरियोट वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले बैक्टीरिया के पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की सेल है, जल्दी सोच के आंसर देना, आंसर देगा तुम। बैक्टीरिया की सेल है, इसमें न्यूक्लियस कहां पर होगा, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, किधर होगा, बीच में, बगल वाला बच्चा बीच में होगा, तुम बता दो। हाँ न्यूक्लियस कहां पर होगा, तुम बोलो। हाँ साजिद, बीच में, अच्छी बात है। तुम बगल में, हाँ कहीं भी हो सकता है, और अच्छी बात है, तुम भी बता दो। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है क्या, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई ऊपर कोई नीचे बना दिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, याद रखना, न्यूक्लियोइड होते हैं उसमें, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। कैसा डीएनए होता है बैक्टीरिया का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है इसका, समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्टली डायग्राम को मत जाना। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड का मतलब यहाँ पर कपड़े नहीं पहनकर आया है, क्या नहीं होगी, गलत जवाब, आंखों से नहीं दिखेगा, बहुत अच्छी बात है। और कोई ट्राई कर लो। नेकेड का मतलब यहाँ पर क्या है, कपड़े पहनकर नहीं आया डीएनए, इसलिए इसको नेकेड डीएनए कहेंगे। और कोई ट्राई कर लो। यस, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से इसको नेकेड डीएनए कहते हैं। नेकेड डीएनए का मतलब है इट इज नॉट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से इस डीएनए को नेकेड डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कोई से कोई लेना नहीं है यहाँ पर नेकेड का। नेकेड वर्ड का मतलब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट होने से है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक अगर 11th की अच्छे से पढ़ी हो तो याद करो, एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए होता है, वो लाइन याद हो तो बता दो। उसमें ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो मैं बताता हूँ, मुझे लाइन याद है, अब जाके मैच कर लेना 11th की। सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए ऐसा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक की लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है क्लास 11 की, सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए। जाके देख लो, सेल चैप्टर खोलना, माइटोकॉन्ड्रिया खोलना 11th का, और उसमें जाकर डीएनए के बारे में पढ़ना। नीचे एक से तीसरी लाइन है, ये स्क्रीन से बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पैराग्राफ है, उसमें नीचे से तीसरी लाइन पढ़ लो, सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए है ना ये लाइन, मतलब यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड नहीं कहा है, ध्यान से पढ़ना, सिंगल स्टैंड नहीं लिखा है, सिंगल गिनती लिखी हुई है, डीएनए एक है, डीएनए की गिनती एक लिखा हुआ है, सिंगल स्टैंड नहीं लिखा है। कंफ्यूज होकर बच्चे लोग बोलते आ गए थे मुझे आज कि सर ये तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक ने, आप डबल स्टैंडर्ड पढ़ा दिए थे हमको। डबल स्टैंड होगा कि सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड होगा, सिंगल गिनती में होगा, बैक्टीरिया में एक गिनती में है इसलिए सिंगल बोल दिए। वही पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से एनसीईआरटी सबसे सिंगल ही है, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट आ चुके हैं जो उसको भी गलत कर चुके हैं आज की डेट में, नया नया रिसर्च देखोगे तो वहां पर सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए है, गिनती में एक है, सिंगल का मतलब वहां पर क्या है, गिनती में, ना कि सिंगल स्टैंड।
चलेगा। तो डीएनए बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसी में से बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, किसी एक स्ट्रैंड से आरएनए बनने लगेगा, मान लो इससे बन रहा है सपोज, ठीक है, बना आपका आरएनए बनने लगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये आरएनए बनता जा रहा है नीले रंग से, सब कुछ तो खुल गया कहीं पर और बन रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस है क्या? नहीं, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा या साइटोप्लाज्म में होगा? पहला डिफरेंस। जबकि आपके यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? जबकि बैक्टीरिया में, पहला डिफरेंस है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए कहाँ से निकलकर बाहर आता है? न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, आरएनए निकल आता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, और वहां पर जाकर ट्रांसलेशन होगा। लेकिन इसमें आपके न्यूक्लियस है ही नहीं, तो सेम प्लेस पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह होगा। एनसीईआरटी की लाइन और एग्जाम में आने लायक की लाइन है, इंग्लिश में पढ़कर सुना देते हैं इस लाइन को। आगे पीछे सीक्वेंस आगे हमारा भाग गया है, हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, कोई बातें मिला देंगे लास्ट में। आपकी बुक कहती है इन बैक्टीरिया, ठीक है, पेज नंबर 110, इन बैक्टीरिया since the mRNA does not require any processes become, ये तो छोड़ दो, यहाँ से पढ़ते हैं। Transcription and translation, second line, transcription and translation take place in the same compartment, ये लाइन आने लायक है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होता है और सेम टाइम पर भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है, अभी तक ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ और ट्रांसलेशन शुरू हो सकता है, मतलब सिमिल्टेनियसली चल सकता है ट्रांसलेशन कि नहीं चलेगा? बैक्टीरिया में सेम कंपार्टमेंट में और सेम टाइम पे हो सकता है दोनों प्रोसेस। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है इस बार की, कि बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होता। पहली बात, सेम कंपार्टमेंट मतलब सेम जगह पर, साइटोप्लाज्म में, उसमें भी वो भी होता है और ये भी होता है। सेम कंपार्टमेंट मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जब इतनी जल्दी हो जाता है कि आपका पूरी तरह से आपका सेपरेट आउट होकर आरएनए अलग बना ही नहीं अभी तक, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेम टाइम भी बोल देना चाह रहा है, समझ में आ रही? सेम टाइम वर्ड भी उसने कह दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंग्वेज, अगली लाइन पढ़ लो, वही कह रहा है अगली लाइन। मेनी टाइम, कई बार, द ट्रांसलेशन कैन बिगिन, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मच बिफोर mRNA is fully transcribed, पूरी तरह से ट्रांसक्राइब होने के पहले ही आपका आरएनए की सिंथेसिस होने के पूरी तरह से कंप्लीट होने के पहले ही आपका प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। मतलब एक साथ दोनों प्रोसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रही हैं? तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं कि आपका डीएनए और आरएनए दोनों प्रोसेस, आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ सेम टाइम पर सेम प्लेस पर होता है या नहीं होता? होता। किसमें? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक वर्ड यूज किया है, तीसरा लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे के कपल है, यहाँ पे कपल्ड वर्ड यूज कर दिया इसीलिए, क्योंकि एक ही समय पर हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, एक जगह पर हो रहे हैं, इसलिए कपल्ड वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर। तो आपको ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक दूसरे के कपल्ड है, किसके केस में? सेम टाइम पर सेम प्लेस पर होने की वजह से। चलेगा? ये लाइन समझने में दिक्कत तो नहीं हुई? सीक्वेंस हमने पढ़ाने समय थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, बीच बीच का छोड़ के पढ़ा दिया है, लेकिन कंप्लीट लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लो, और एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार देंगे। तो हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया? इधर प्रमोटर जोड़ दिया, इधर टर्मिनेटर जोड़ दिया। टर्मिनेटर किधर होगा? हमेशा 5 प्राइम एंड ऑफ द एंटी सेंस स्ट्रैंड, या फिर बोलेंगे वही समझ गए। अरे बाबू बोलने में पड़ जाता है। ये जो बनाने वाला स्टैंड है ना, इस स्टैंड के 5 प्राइम एंड पर, मतलब बोलेंगे एंटी कोडिंग स्टैंड पर, नॉन कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पर टर्मिनेटर होता है और 3 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है। ये अपराइट पोजीशन पर होता है और ये इसके डाउनवर्ड पोजीशन पर होता है। अपराइट और डाउनवर्ड, 5 प्राइम को डाउनवर्ड बोलेंगे, 3 प्राइम को अपराइट यूज करेंगे। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गई सेंटेंस? यहाँ तक दिक्कत नहीं है, होपफुली आगे भी नहीं होने देंगे। अगर इतना समझ गए हो तो अगली लाइन
प्रमोटर सीक्वेंस जो है, जैसे आपको पढ़ाए थे, रेप्लिकेशन की प्रोसेस सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट हो सकती है, वो जगह को कहते हैं ओरिजिन और वहां की खास बात क्या होगी, 80 रिच सीक्वेंस होंगे वहां पर। 2 लाइन पढ़ाए थे वहां पर। तो रेप्लिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह से ही स्टार्ट हो सकता है, वो जगह कहते हैं ओरिजिन ऑफ। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी नहीं हो सकता, ट्रांसक्रिप्शन भी एक पर्टिकुलर जगह से होता है, और वो जगह कहाँ होती है, प्रमोटर। आपकी बुक एनसीईआरटी बुक्स इतना ही बोलती है, लेकिन अगर और नॉलेज के लिए जानना है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो जान लो प्रमोटर के अंदर एक बॉक्स होता है, इसका नाम है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, ठीक है, टाटा बॉक्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं टाटा बॉक्स, ठीक है। टाटा बॉक्स वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, टाटा बॉक्स, TATA टाटा बॉक्स। तो आपसे प्रिग्नो बॉक्स भी बोलते हैं उसी को, टाटा बॉक्स या प्रिग्नो बॉक्स। एनसीईआरटी के बाहर है, इसलिए कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो रख सकते हो दिमाग में। प्रमोटर सीक्वेंस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होती है, इसको कहते हैं टाटा बॉक्स या प्रिग्नो बॉक्स। नहीं है एनसीईआरटी में लाइन, ये वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक इतना कहकर खत्म कर दी है कि प्रमोटर वो जगह है जहां से स्टार्ट होती है, प्रमोटर में कहां होती है वो नहीं बताया, चलेगा। तो प्रमोटर वो जगह है, आपकी एनसीईआरटी इतनी ही बोलती है, प्रमोटर वो जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत? ये लाइन भी हमने क्लियर कर ली, प्रमोटर कोई जगह है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ा दे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर घूम फिर कर सही हो गया है, अगर आसपास की चीजें, तो हम स्टार्ट कर दें प्रोसेस को। कैसे होगा डीएनए आरएनए कैसे बनेगा, जल्दी से देखते हैं। आरएनए बनाएगा कौन? एंजाइम। एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। अच्छा याद रखना, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो आपको बुक ने भले नहीं पढ़ाया था, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के समय बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व थे। जैसे कि आपको जानते हैं, पहले सबसे पहले आया था डीएनए ए प्रोटीन, जिसने खोला था, बबल्स बनाए थे। फिर उसके बाद आपका आया था हेलिकेज एंजाइम, नहीं, फिर उसके बाद आया था एसएसबी। एसएसबी आपको बताया नहीं थे, एसएसबी होता है, एसएसबी जो खोले रखता है वापस से बंद ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका हेलिकेज एंजाइम, जो आगे की ओर बढ़ाता था बबल्स को। प्राइमेज एंजाइम, जो प्राइमर को आकर ऐड करता था। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स, मेनी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। लाइगेज, बहुत सारे एंजाइम आए थे, कौन सा आए थे, लाइगेज, हाँ लाइगेज भी आया था। ऐसे कई सारे एंजाइम का इन्वॉल्व था। यहाँ पर ज्यादा एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अकेले काम कर रहा है। यही स्टैंड को खोलेगा, यही बबल्स बनाएगा, जो करना है सब कुछ अकेले कर लेगा, संभाल लेता सब कुछ। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन बेचारा एंजाइम अकेले सारा काम कर लेगा, लेकिन इसकी एक समस्या है। समस्या ये है